नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 9 के भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी बुक कई मायने में महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो उसमें सभी एग्जाम में एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी हूबहू क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चाहे आप छोटा एग्जाम ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, या बड़ा लेवल के एग्जाम ले लीजिए, स्टेट पीसीएस ले लीजिए, आईएएस ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, जितने भी आपको एग्जाम्स हैं वो एनसीईआरटी से पूछे ही जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है और इसमें हूबहू क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न भारतीय भूगोल से आते हैं। विश्व भूगोल से तो आता ही है प्रश्न, लेकिन आपको भारतीय भूगोल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए भारतीय भूगोल पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम लोग 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं। यह 9th क्लास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो देख लीजिए, भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत की क्षेत्रफल कितनी है, इसके आकार क्या है, विश्व में स्थान कितना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। मानक समय वह होता है जो हम समय देखते हैं, विश्व का समय क्या है, हमारा समय क्या है, इनमें अंतर क्या होता है, इसको हम देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश को देखेंगे। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देश की सीमा लगता है भारत के, इसके बारे में देखेंगे। तो 3 चीज़ पर ज़्यादा फोकस होगा। इसके बीच में छोटा छोटा जो भी पॉइंट्स आते जाएंगे उसको हम डिटेल करेंगे। एनसीईआरटी में पहला पॉइंट है, भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है। तो आप जानते हैं कि गोलार्ध 2 तरह के होते हैं, एक उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, एक पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध। तो हम बनाते हैं मन, आपको इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि पूरा पृथ्वी है और इसको बीचों बीच भागों में बांट दिया गया है। ये पूरा पृथ्वी है और पृथ्वी को बीचों बीच भागों में मानव ने सुविधा अनुसार बीचों बीच भागों में बांट दिया है। तो इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहे हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या इक्वेटर भी कहा जाता है। तो आप इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से ऊपर जाइएगा तो उत्तरी अक्षांश हो गया और नीचे आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश हो गया। इसी तरह से बहुत सारे रेखाएं हैं इस पे खींची हुई है। यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक आता है अंत में तब 90 डिग्री हो जाता है। यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक 90 डिग्री तक आते हैं। तो इसको हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो 90 डिग्री अक्षांश हो गया तो इसको हम ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव ये हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। तो अब भारत की जो स्थिति है, तो इस तरह की भारत की स्थिति है। देखिए, अब आप बताइए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। आपको देखने से ही लगेगा कि 0 डिग्री से ऊपर में है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए, इसको आप समझ गए। इसके बाद आगे हम समझते हैं एक और गोलार्ध है जो पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध है। बहुत बार ऐसा भी आता है प्रश्न में कि भारत कौन सा गोलार्ध में है, तो आपको वहाँ उत्तरी दक्षिणी दर देकर पूर्वी पश्चिमी भी दे देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसा भी मिक्स करके दे देगा, तब आप उसको समझिएगा। तो एक ग्लोब है, ग्लोब पर एक और लाइन खींची हुई मिलती है इस तरह के, ऊपर से नीचे, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती है रेखा। इसको हम लोग देशांतर कह रहे हैं और ये 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। 0 डिग्री का देशांतर है। तो इधर आएंगे 0 डिग्री से, आप इधर आएंगे तो 180 डिग्री होगा और 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो भी 180 डिग्री होती है। यानी ये देशांतरों की संख्या 360 होती है और अक्षांशों की संख्या 181। अक्षांश 181 कैसे होता है देख लीजिए। जैसा कि यहाँ बनाए थे, 90 ऊपर हो गया, 90 नीचे हो गया और एक 0 डिग्री था, उसको 181 और आपको अक्षांश की देशांतर की संख्या 360। अब देखिए इसमें होता क्या है, 0 डिग्री देशांतर है तो 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ को हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर और इस तरफ को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ जो भारत के हम लोग स्थिति देखे थे, भारत की स्थिति देखे थे, इस तरफ के था, यानी ऊपर में था, उत्तरी गोलार्ध में था और ये आ गया आपका
पूर्वी देशांतर में। तो अब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, लेकिन पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब पश्चिमी देशांतर नहीं कहेंगे, क्योंकि पश्चिमी इधर आ जाएगा, पूर्वी इधर आ जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। हमने गोलार्ध तो समझ गया कि कौन सा गोलार्ध में है। अब अगला पॉइंट आता है एनसीईआरटी के कि भारत के अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार को समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ बनाए थे, आपने इसको 0 डिग्री अक्षांश कहे थे। ऊपर में हम इस तरह से 1 2 3 करके आ जाते हैं 90 डिग्री अक्षांश, और इसको 90 डिग्री अक्षांश। तो ऊपर वाला को नॉर्थ, नीचे वाला को साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नॉर्थ पोल साउथ पोल के नाम से जाने जाते हैं। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो लगभग में भारत आप देखेंगे, भारत इस तरह के है 1 2 3 4 करके आप लगभग में 8, यहाँ 8 समझ जाइए। 1 2 3 4 5 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप भारत जो समझे, आप भारत है यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी भारत 8 डिग्री लगभग में 8 डिग्री अक्षांश से स्टार्ट होता है, और यहाँ तक जाकर यहाँ तक ये 37 डिग्री तक जाता है, 37 डिग्री तक जाता है। यानी भारत नीचे से 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 37 डिग्री तक जा रहा है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका समाप्ति होता है। देखिए हम बनाए हैं, आप इसको देखिए, ये इधर जो लाइन खिंचा हुआ है इसको हम अक्षांश माने हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट स्टार्ट हो रहा है। 8 डिग्री जैसा कि यहाँ बताया आपको समझने के लिए 8 डिग्री, तो 1 डिग्री में भी छोटा छोटा पॉइंट होते हैं। तो उसी तरह से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे आप होते जाएगा, और अंत में आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। चलिए अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। अब इस तरह के हैं, यहाँ 0 डिग्री देशांतर हो गया। इसी तरह से आप जैसे चाहेंगे, और 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। अब यहाँ देखिए, जैसे आइएगा यहाँ, तो यहाँ ये मान लेते हैं इसको लगाओ में 68 डिग्री। अब पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा, आप बताइएगा, क्योंकि यह पूर्वी देशांतर 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, और इस तरह के आते जाता है, बहुत सारा है आपको 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। यहाँ हम बनाए हैं, देखिए देशांतर है। 68 के बाद पॉइंट में भी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, जो गुजरात से स्टार्ट होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक समाप्त होता है अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं इसके बाद अब हम देशांतर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 7 मिनट, यानी भारत का जो देशांतर विस्तार है, लगभग में इसको 97 में 68 को घटाएंगे तो लगभग में आपका 30 आ जाता है, 30 देशांतर आ जाता है। तो भारत में लगभग में 30 देशांतरों का विस्तार है। तो एक देशांतर क्या होता है? देशांतर समय को बताता है। देशांतर समय को बताता है। देशांतर 1 डिग्री देशांतर पार करेगा तो 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत में लगभग में कितने देशांतर का विस्तार है? लगभग में 30 डिग्री का। तो भारत, अब ये भी समझ जाइए, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका डायरेक्शन इस तरह का होता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए सबसे पहले सूर्योदय जो स्टार्ट होता है पूर्व में स्टार्ट होता है, और
सबसे पहले पूर्व में स्टार्ट होता है सूर्योदय, सबसे पहले सूर्य यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ 68 डिग्री है और देशांतर समय बताता है, तो 68 डिग्री का समय अलग होगा और 97 डिग्री का समय अलग होगा। तो इससे आपको कितना समय अलग हो जाता है ये भी देख लीजिए। लगभग में 30 देशांतरों का विस्तार है। 97 और 68 घटाएंगे तो लगभग में 30 आ जाता है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, इसलिए 30 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा, 30 गुने 4, लगभग में 120 मिनट। 120 मिनट यानी आपका 2 घंटा आ गया। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो समय है और गुजरात का समय है उसमें 2 घंटा के अंतर होता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा है, 5 बजे सूर्योदय हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको गुजरात में जो सूर्योदय होगा वो 7 बजे होगा, क्योंकि कितना घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर आपको हो जा रहा है। इसलिए अब परेशानी ये आती है कि यहाँ हम समझ रहे हैं कि 5 बज गया, अब यहाँ हम समझ रहे हैं 7 बज गया। तो पूरे भारत में समय एक ही होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय रहेंगे, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ से समझ में आया कि 5 बजे फ्लाइट उड़ी हुई है, लेकिन 5 बजे ना उड़ के यहाँ हम समझ रहे कि 7 बजे उड़ी है, तो 2 घंटा लेट हो जाएंगे। तो इससे निजात पाने के लिए विद्वानों ने, जोग्राफर ने एक देशांतर को, एक विशेष कोई देशांतर मान लिए, तो एक देशांतर मान लिए कि आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, बीचों बीच जो देशांतर होता है, ये सभी देश में होते हैं, जितने भी बड़े बड़े देश हैं जिनमें देशांतरीय विस्तार है, उनमें होता है कि बीच वाले देशांतर को एक मानक समय मान लिया जाता है। यानी 68 और 97 के बीच के जो भाग हम लेंगे, जो बीच का भाग यानी मध्य जो लेंगे हम, तो बीच का भाग आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय मान लिया गया, यानी भारतीय मानक समय होगा, ये भारतीय मानक समय हो गया। तो भारतीय मानक समय हो गया आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसमें देखते हैं, इससे संबंधित बात करते हैं, जितना यहाँ टाइम होगा उसी समय को पूरे भारत में मान्य होगा। सूर्योदय आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन समय की जो बात करेंगे तो जितना 82.5 डिग्री देशांतर में समय होगा उतने ही पूरे भारत का समय होता है। यदि यहाँ 5 बजेंगे तो सभी जगह मान लिया जाएगा कि 5 बजेंगे, सभी जगह 5 ही बजे होंगे। अब इसके संबंध में कुछ हम बात कर लेते हैं, देशांतर के संबंध में बात कर लेते हैं। जो देशांतर आप देख रहे हैं, अब सबसे पहले एक जो पॉइंट हम बनाए हैं, यह है आपका इलाहाबाद के नैनी में। इलाहाबाद के नैनी एक जगह है, नैनी एक शहर है, उससे गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी को मानक मध्याह्न मेन पॉइंट मान लिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि कितने राज्य से मानक मध्याह्न रेखा है गुजरती है, भारतीय समय जो रेखा खींचा गया है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये आपका हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ आएंगे तो ये हो जाता है एमपी, ये हो जाता है, ये है आपका छत्तीसगढ़ सीधी, इसके बाद है उड़ीसा, ये आपका आ गया आंध्र प्रदेश। तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि कितने राज्य से मानक समय गुजरी हुई है। तो 1 2 3 4 5, यानी भारतीय मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरी हुई है। अब अगला पॉइंट आता है कि क्या भारत का समय और लंदन का समय एक ही है, क्या उनमें कोई अंतर है, आगे है कि पीछे है। तो इसका हम जवाब देखते हैं। ये हो गया पृथ्वी, ये ध्रुव हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री। अब ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री जो देशांतर है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। यहाँ इस स्थान पर लंदन है, लंदन के ग्रीनविच से, ग्रीनविच एक शहर है और 0 डिग्री देशांतर है। और भारत जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से समय लिया है। लंदन का समय 0 डिग्री देशांतर से, जबकि भारत का समय 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर से। तो 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय माना गया है। तो हमने पढ़ा कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। उसी तरह से 1 बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के आएंगे। तो उसी तरह से हमको 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? यानी 82.5 गुना 4 यानी 330 मिनट। अब 330 मिनट को आधा देंगे तो आपको इसको घंटा में बदलते हैं। 330 मिनट को तो होता है लगभग में 5.5 घंटा। यानी लंदन का समय से भारतीय समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? 0 डिग्री पर होगा, 82.5 डिग्री। तो स्पष्ट है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर की होती है, इसलिए सबसे पहले पूरब में सूर्योदय होगा। यानी हमारे यहाँ पहले सूर्योदय होगा और लंदन में बाद में होगा, 5.5 घंटा बाद में। अब देखिए, अब आपको हम एक प्रश्न देते हैं, आप कमेंट में लिखिएगा कि हमारे यहाँ यदि 1 बज रहे होंगे, दिन के 1 बज रहे हैं, तो लंदन में कितने बजेंगे? आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। अगला पॉइंट आपका कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है क्या? अक्षांश है कि देशांतर है? इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए इस तरह का बना दिए, ग्लोब बना दिए, एक बीच से रेखा गुजरती है, इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ऊपर वाला 90 डिग्री, नीचे वाला को साउथ वाला को 90 डिग्री पोल। अब बताएं 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा है क्या? कर्क रेखा अक्षांश है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है। तो 23.5 डिग्री भारत के लगभग में इस तरह से गुजरी हुई है। तो उसी का हम बात करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है, त्रिपुरा मिजोरम तक आपको यहाँ आ जाता है, जो बनाया गया है ये कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ से ये देखिए कर्क रेखा हो गया। तो अब प्रश्न आता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो पश्चिम से पूर्व की हम बात करते हैं। तो पश्चिम आप देखेंगे सबसे गुजरात हो गया, गुजरात में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो राजस्थान बात आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम यदि काउंट करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि पूरब से पश्चिम बताएं या पश्चिम से पूरब बताएं। तो आप याद कर लेंगे, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम आप देख लेंगे, इस सीरियल क्रम से याद रखेंगे। आप जब भी भूगोल पढ़िए, जब भी आप भूगोल का अध्ययन करते हो तो मानचित्र के माध्यम से अध्ययन कीजिए। रटने से याद हो जाएगा, लेकिन जब जरूरत होगा तो आप भूल जाइएगा, कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। यदि आप मानचित्र के माध्यम से पढ़िएगा तो भूलिएगा नहीं। यदि भूल भी जाइएगा तो आप एक बार देख लीजिएगा तो कंठस्थ याद हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हम जब भी पढ़ें तो मानचित्र के माध्यम से। अब देखते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में ज्यादा है। तो कर्क रेखा का फैलाव देखिए, आप देख कर बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का विस्तार ज्यादा है। इसके बाद सबसे कम है, तो सबसे कम आपका राजस्थान है, यह आता है। इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसे राज्य की राजधानी है जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। यदि राजधानी पूछा जाएगा तो आप यह देख रहे हैं झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची से बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी हुई है। इसके बाद आप इधर भी ऐसा देख सकते हैं, जो ये आपका जो 2 पॉइंट हम बनाए हैं, एक आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल उसके नजदीक से गुजरती है, उससे गुजरती नहीं है लेकिन उसके भोपाल के नजदीक से गुजरती है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है उसके नजदीक से गुजरती है। तो कभी ये पीसीएस का क्वेश्चन है, ये पीसीएस में प्राय क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो राजधानी है उसमें पूछ दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे।
पूरे क्षेत्रफल की बात करें, भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करें, द्वीप समूह यहाँ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ लक्षद्वीप समूह है। पूरे क्षेत्रफल की बात करें भारत के द्वीप समूह को लेकर पूरे क्षेत्रफल के, तो इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल आपका है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी पूछा जाएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो विश्व के जो भूमि है उसके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, प्रतिशत के दृष्टिकोण से हम लेते हैं तो 2.4% है। यानी विश्व में जितने भूमि है, जितने क्षेत्रफल हैं, उसका क्षेत्रफल से हम तुलना करें प्रतिशत में तो 2.4 यानी 2.4% है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यहाँ हो गया, हम लेते हैं ये उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम लेते हैं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होता है 3214, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। यानी भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई में है, तो 3214 किलोमीटर। अब लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कितना लंबाई है, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाएगा तो 2933 किलोमीटर। यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाएगा तो 2933 किलोमीटर। ये हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। यानी पूर्व पश्चिम यहाँ से लेंगे तो यहाँ से इस तरह का होगा पूर्व पश्चिम गुजरात तक, गुजरात तक। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई लेंगे तो 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं, देखिए भारत, इसके बात करते हैं पूरे तट रेखा की बात करते हैं, पूरा जो तट है उसकी बात करते हैं। तो भारत दो तरह के तट करता है, एक समुद्र वाला तट कर रहा है, एक समुद्र वाला तट बना रहा है। और इसमें यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल से लेकर और यहाँ गुजरात तक, यहाँ तक तट रेखा है। ये समुद्री तट रेखा हो गया, जितने किनारे किनारे हैं समुद्री तट रेखा। और ऊपर में हो गया आपका स्थलीय भूमि तट रेखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थलीय भूमि यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ ले आइए, इस तरफ तक, यहाँ तक आपका पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इसकी क्षेत्रफल कितना है। भारतीय स्थल सीमा का विस्तार, भारतीय स्थल सीमा का विस्तार, भारतीय स्थल सीमा का विस्तार हो गया 15,200 किलोमीटर। यानी स्थल सीमा, स्थल सीमा लेते हैं तो 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा कहाँ हो गया आपका, गुजरात यहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, यहाँ पश्चिम बंगाल तक इधर चारों तरफ आएंगे। तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो गई, 15,200 किलोमीटर। अब आते हैं तट सीमा। तो तट सीमा की लंबाई, तट सीमा की लंबाई कितना होगा, तो तट सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तट सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन तट सीमा के अलावा द्वीप समूह में, भारत के द्वीप भी है, तो इसका भी तो लंबाई अपना होगा, इसका भी तो लंबाई चौड़ाई अपना है। तो इसको द्वीप समूह को ले लेते हैं तो 7500 द्वीप समूह सहित, द्वीप समूह सहित, द्वीप समूह सहित बात करते हैं तो 7516 किलोमीटर होता है। 7516 और 15,200 किलोमीटर को यदि हम जोड़ते हैं 22,716 किलोमीटर, इसको हम जोड़ेंगे तो 22,716 किलोमीटर। यानी तट, भारतीय तट की लंबाई, कुल लंबाई की बात करता है
भारतीय तट की कुल लंबाई की बात करता है तो 22,716 किलोमीटर ये हो गया। अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व के कौन सा स्थान पर आता है। हम तो देख लिए कि क्षेत्रफल कितना है विश्व के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन कौन सा स्थान पर आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा। तो आप जान जाइए कि भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान रखता है, यानी 7वां स्थान रखता है। तो इसके पहले भी 6 देश हैं जो इससे बड़े हैं, तो इससे पहले 6 देश कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखें, एक मैप के माध्यम से देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा। यदि आपके पास एटलस है तो आप एटलस खोल के देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं। ये देख पा रहे हैं, ये विश्व का मानचित्र है। तो सबसे जो बड़ा है भारत से, सबसे जो बड़ा है वो रूस है। अब देखिए रूस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस तरह से, यानी रूस हो गया, यानी रूस जो है वो सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा है। रूस जो है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नंबर 1 स्थान रखता है। जो रूस देख रहे हैं इसका कितना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है। जो पीला वाला भाग है, पूरे जो पीला वाला जो भाग है वो पूरा रूस का भाग है। अगला है कनाडा है, देखिए दूसरा जो है ये कनाडा। देखिए यहाँ कनाडा स्टार्ट होता है, यहाँ से ये जो हो गया ये पूरा जो है कनाडा हो गया, यानी कनाडा दूसरा स्थान पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए ये जो है ये जो क्षेत्र है तो तीसरा स्थान पर आता है। सबसे पहले ये हो गया रूस हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 3 हो गया। चौथा जो आता है आपका, चौथा आता है चीन आता है। ये देखिए चीन है, जो यहाँ जो चीन का मॉनिटरी है, चौथा नंबर पर चीन आता है। पांचवा जो है वो ब्राजील है। ब्राजील आप यहाँ देखिए, ब्राजील ये हो गया 5वां नंबर। छठा नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया है। छठा और 7वां नंबर जो है वह है, आप देख रहे हैं भारत, अपना देश भारत। ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान रखता है। आप एकदम मानचित्र के माध्यम से याद कर लीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट में बैठा। अब पहला जो हो गया रूस हो गया, इसके बाद कनाडा हो गया, इसके बाद अमेरिका हो गया, चौथा आपका चीन हो गया, पांचवा ब्राजील हो गया, छठा ऑस्ट्रेलिया हो गया, 7वां अपना भारत देश हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि भारत विश्व के 7वां बड़ा देश है। इससे 6 बड़े बड़े देश कौन कौन है आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। चलिए अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, वर्ड लीजिए जो 6 बड़े बड़े हैं उसको एक एक वर्ड याद लिखिए। पहला जो था कौन था, रूस था, रूस था, रूस का आर से ले लिए। दूसरा था कनाडा था, इसको सी से ले लिए। तीसरा जो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यू से था, यू था। चौथा जो था चीन था, चीन के भी सी से ले लेते हैं। पांचवा जो है वो कौन सा था, ब्राजील था, ब्राजील। छठा जो था ऑस्ट्रेलिया था, और 7वां जो था वो इंडिया था। एक एक लेटर हम लिख लिए। अब देखिए अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे, क्या इसको हम पढ़ सकते हैं र कु क बा ई, यानी रकुक बाई। अब देखिए रकुक बाई के नाम से याद करेंगे, एक एक वर्ड लिए हैं तो कोई ट्रिक नहीं है, एक एक वर्ड है देश का। हम देखिए सीरियल से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सीरियल से है, इसको आप भूलिएगा नहीं। रकुक बाई, आर से क्या हो जाएगा, आर से रूस। चलिए सी से क्या हो जाएगा, सी से कहा जाएगा कनाडा। ए यू से क्या था, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका।
यू से हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में उसको लिख लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। सी से क्या हो जाता है, अगला सी से है चाइना यानी चीन। ये बी से क्या हो जाएगा, ब्राजील। ये ए से क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। आई से हो गया हमारा इंडिया, भारत। अब देख लीजिए बाई को देख लीजिए, आर से रूस, सी से कनाडा, यू से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ए सी से चीन, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया, भारत। इसको आप दिमाग में रखिएगा ठीक से, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगला पॉइंट के रूप में लेते हैं, अगला जो आपका एनसीईआरटी बुक में जो दिया है 9th क्लास के, भारत के पड़ोसी देश। यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत से कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, किनका क्षेत्रफल भारत की सीमा से ज़्यादा लगता है, किनका कम लगता है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देश को बना लेते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं। हमारा पड़ोसी देश बनके तैयार है, जितने भी भारत से पड़ोसी देश हैं सीमा लगते हैं उनको बना दिए हैं। अब कौन कौन पड़ोसी देश हैं इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ जो बनाए हैं ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चीन हो गया, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। अब देखते हैं वन बाय वन। यहाँ से लेकर ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात तट से, गुजरात से स्टार्ट होता है इस तरह से, यहाँ तक आपका जम्मू कश्मीर तक जो बाउंड्री बनाता है वो पाकिस्तान का बनाता है। जम्मू कश्मीर तक आपका बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान से। आए दिन पाकिस्तान से आप प्रायः देखते होंगे, न्यूज़ समाचार में देखते सुनते हैं, पाकिस्तान से छिटपुट घटनाएं होती रहती है। चलिए अब देखते हैं, ये पाकिस्तान कहता है कि ये वाला जो क्षेत्र है वो मेरा है, ये दावा भी करता है, अपने मानचित्र में दिखाता भी है। लेकिन हम भारतीय लोग भी कहते हैं कि हमारा है, ये हमारा है भी, इसको हम पीओके नहीं मानते हैं, इसको हम पीओके न मान के कश्मीर का है। तो इसको पाकिस्तान कहता है पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र कहता है, ये पाक अधिकृत क्षेत्र कहता है कि ये मेरा है, ये वाला जो क्षेत्र है वो कहता है कि मेरा है, लेकिन ये क्षेत्र पाकिस्तान के नाम के भारत का है। तो इसी से एक बाउंड्री बनाता है, एक छोटा सा बाउंड्री बनाता है, लगभग 100 किलोमीटर के लगभग में एक बाउंड्री बनाता है, इसका नाम है अफगानिस्तान। इसके बाद आप देखिए यहीं से एक और बाउंड्री बना रहा है देश, उस देश का नाम है, देखिएगा यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, ये आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक जो बाउंड्री बना रहा है, सीमा बना रहा है, वह है चीन का। अब देखते हैं ये जो है यहाँ तक, यहाँ से देखिए उत्तराखंड आपका ये हो गया, उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम, उत्तराखंड सिक्किम, और नीचे आपका आ गया बिहार यूपी, जिससे जो एक बाउंड्री बना रहा है, एक सीमा बना रहा है, उस देश का नाम है नेपाल देश। नेपाल से मधुर संबंधी रहता है, बीच में अभी खटपट हो गया था, लेकिन नेपाल आपका साथ देने वाला है, पड़ोसी देश है। इसके बाद एक छोटा सा देश है भूटान, एकदम बिल्कुल शांत देश है, ये ज़्यादा लफड़ा में पड़ने वाला देश नहीं होता है, ये भूटान देश है और भारत से पूरा इसको सपोर्ट मिलता है, एक छोटा सा देश है। इसके बाद आप आ जाइए ये बांग्ला, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट जो होता है, ये जो एरिया से स्टार्ट होता है, पश्चिम बंगाल से जो एरिया स्टार्ट होता है आपका, ये असम आ गया, असम के बाद ये मेघालय आता है, फिर से असम आ जाता है, फिर त्रिपुरा आ जाता है, इसके बाद मिजोरम, इतना इसको बाउंड्री टच करता है भारत के। तो यह है बांग्लादेश, हम यहाँ नीचे लिख दिए हैं बांग्लादेश जगह का भाषा, तो ये बांग्ला हो गया, इसको हम शॉर्ट में बी लिख देते हैं, बीडी लिख देते हैं, बांग्लादेश हो गया।
इसके बाद आता है एक म्यांमार आता है, म्यांमार आता है। तो इतने सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। कितने हो गए पड़ोसी देश? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पड़ोसी देश है भारत के। लेकिन आप कहिएगा कि श्रीलंका, तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इसका सीमा भारत से नहीं लगता है, इसलिए श्रीलंका को पड़ोसी देश हम नहीं कहेंगे। पड़ोसी है लेकिन इसकी सीमा हमारे देश से नहीं लगता। अब इससे कभी कभी क्वेश्चन उलट फेर करके पूछ लेता है। ये तो आसानी से ये सबको जानता है कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, लेकिन सीमा की लंबाई के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों का क्रम लगाइए। तो अब कंफ्यूज कर जाइएगा। आपको तो याद है कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, लेकिन सीमा की लंबाई के अनुसार कौन कौन से पड़ोसी देश बताते हैं। एक फॉर्मूला बताते हैं, उसको आप याद रखिएगा, आप समझ जाइएगा। जैसे कि एक वर्ड याद रखिए, बचपन में MBA, इसको याद रखिए। इससे क्या आपको फायदा होगा देखिए बताते हैं। एक B फॉर हो गया बांग्लादेश, फॉर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की जो सीमा लगती है भारत के सबसे अधिक राज्यों से, इसका देख रहे हैं भारत के सबसे अधिक राज्यों से। यहाँ जो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होता है, आपका यहाँ आ जाता है असम मेघालय, फिर मेघालय असम आ जाता है, इसके बाद ये त्रिपुरा है, फिर आपका मिजोरम है। इतना सारा रेंज जाता है बांग्लादेश को। लगभग 4000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल लगता है भारत के सीमा से। तो आप लगभग में याद रखिएगा। ऐसे तो आपको 4047 किलोमीटर है, लेकिन आप याद लगभग में रखें 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर इसका सीमा लगता है। अगला आता है चीन, 400 हो गया चीन। तो चीन आप यहाँ देख रहे हैं, चीन का जो बाउंड्री लगता है 3400 किलोमीटर के लगभग में। चौंतीस सौ 88 है, आप याद रखिए। 3400 मोटामोटी आप याद रखिए 3400 किलोमीटर लगता है। एक पी से आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का कितना सा बाउंड्री लगता है? पाकिस्तान के 3300 लगभग में 3300 किलोमीटर इसका सीमा लगता है। अगला आता है आपका एन से नेपाल। नेपाल का जो बाउंड्री लगता है वो 1751। अब एम को साइलेंट रख देंगे, एम को साइलेंट रखिए। आप MBA देखिए, एम फॉर हो गया, देखिए एम फॉर हो गया म्यांमार, एम फॉर म्यांमार हो गया। तो म्यांमार का जो सीमा लगता है लगभग में 1643 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। बी से हो गया आपका भूटान। 99 किलोमीटर, 699 किलोमीटर भूटान से सीमा लगती है। अगला है अफगानिस्तान, जो लगभग में 106 किलोमीटर भारत से सीमा बनाती है। इस तरह से आप देखें कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उसकी सीमा कितना है भारत से लगता है। और श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि इसकी स्थल सीमा भारत से नहीं लगती। इस तरह से NCERT की बुक क्लास 9 के भूगोल से हम लोग मुख्य बातों को देखें। अब इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए वीडियो को ध्यान से, और
समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।